हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। तो आज की हमारी कहानी है प्यार और फिर पछतावा। दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में कोई भी इंसान आता है तो 2 दिन में हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। पहले हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसी के बाद ही हमें अपने ज़िंदगी के नए फैसले लेने चाहिए। पहले इंसान को जानना समझना चाहिए, तभी हमें आगे का डिसीज़न लेना चाहिए। तो कहानी में भी यही बताया गया है। तो कहानी बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर से सुनिएगा और आपको बहुत पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय कहानी के बारे में ज़रूर से लिखिएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। सुहानी ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने पर्स में लंच बॉक्स रखते हुए रोहित से बोली, उठो ना रोहित, 8 बज गए हैं। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी जाना है ना, देर हो जाएगी, प्लीज़ उठो ना। वो चिंतित स्वर में बोली। ओहो सुहानी, सोने दो ना, मैं रात में 2:30 बजे आया था। तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी, तुम्हें क्या पता मैं कब आया था। वो झुझलाते हुए चादर से अपना मुंह ढककर सो गया। हाँ, मुझे नहीं पता तुम कब आए थे, पर शायद मेरे शरीर को और उन पर पड़े निशान को सब पता है। वो अपने दुपट्टे से गले के निशान को छुपाते हुए मन ही मन बोली। फिर बेड पर बैठकर रोहित के मुंह से चादर उठाकर बोली, सुनो ना, देखो मेरी तरफ, मेरी बात तो मानो। तुम एक बार ये इंटरव्यू दे दो, फिर आकर जितनी मर्जी उतनी सो जाना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस कंपनी में तुम्हारी जॉब पक्की है। वो प्यार से रोहित को समझाते हुए बोली, प्लीज़ मेरी खातिर एक बार ये इंटरव्यू दे दो। रोहित ने अपनी आंख खोलकर देखा तो उसकी आंखें शराबियों की तरह लाल थी। वो गुस्सा होते हुए बोला, ठीक है, चला जाऊंगा। उन लोगों ने मुझे 12 बजे बुलाया है। फिलहाल तुम अपनी बकबक बंद करो और मुझे सोने दो। थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड। एक अच्छी सी स्माइल देते हुए सुहानी बोली, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी नीली वाली शर्ट प्रेस करके रख दी, याद से उसे ही पहनना और प्लीज़ ज़रूर जाना। मुझे लेट हो रही है, पता नहीं पहली बस मिलेगी भी या नहीं। चलो बाय। फिर वो कमरे से निकली ही थी कि रीना, उसकी ननद, ने उसे रोक दिया। भाभी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 2 बुक खरीदनी है। फिर संकुचाते हुए बोली, और मेरा मोबाइल का रिचार्ज भी कल ख़त्म हो जाएगा। तो वो बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं कुछ दूर पर सुहानी की सास बैठी हुई सब देख रही थी। सुहानी जानती थी कि महीने की 25 तारीख को उसकी क्या हालत होती है। उस पर से 1 तारीख को मकान मालिक भी आ धमकेगा। फिर भी वो रीना से पूछी, कितने पैसे चाहिए भाभी? 2000 में बुक भी ले लूँगी और रिचार्ज भी हो जाएगा। सुहानी जानती थी कि वो पैसे के लिए मना नहीं कर सकती, फिर भी एक कोशिश करके देखना चाहती थी। वो मुस्कुराते हुए पूछी, क्या ये बुक अभी ज़रूरी है? मेरा मतलब है कि क्या 10 दिन तक रुक सकती हो? रीना, जो कि बीकॉम कर रही थी मात्र डिग्री के लिए, तुरंत गुस्सा हो गई। भाभी, पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, पर यूं बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? आज मेरे भैया के पास नौकरी नहीं है, तभी मुझे आपसे मांगना पड़ रहा है, वरना भैया तो बिन मांगे ही मेरी हर ज़रूरतों को पूरा कर देते। ऐसी बात नहीं है रीना, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी, अगर काम हो जाता तो कुछ दिनों की बात थी। खैर छोड़ो। उसने अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया। ये लो। वो उसके गालों पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मेरी छोटी बहन, इतनी जल्दी जल्दी नाराज़ मत हुआ कर। वो थोड़ा मुस्कुरा दी। चल मैं चलती हूँ, माँ सब्जी बना दी हूँ, रोटी वहीं कैसरोल में रखा हुआ है और दाल चावल धोकर रख दी हूँ। आप लोगों को जब खाना हो गर्मा गर्म बना लीजिएगा। सुहानी बहुत प्यार से बोली, हाँ हाँ, तो इसमें नई बात क्या है, रोज़ तो दाल चावल मैं ही बनाती हूँ। सुहानी की सासू माँ खींचकर बोली, सास है ना भाई, बहू को ताना नहीं मारेगी तो खाना कैसे पचेगा। संकुचाते हुए सलोनी फिर बोली, वो माँ, ये सो रहे हैं, अगर 11 बजे तक नहीं उठे तो प्लीज़ एक बार इन्हें उठा दीजिएगा। आज एक कंपनी में इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, तू जा, मैं उठा दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। वह घर से निकलते ही हड़बड़ाकर अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखी। ओ नो, 9 बज गए। आज तो फिर दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। दूसरी बस मत पूछिए दोस्तों, इसमें इतनी भीड़ की सीट तो ख्वाब है, खड़े रहने की जगह भी नहीं होती
और उस पर से कुछ मनचलों का सभी फीमेल पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी समझकर इधर उधर टच कर लेना, ये तो दिल्ली की बसों के लिए आम बात है। कुछ बोलने पर बातों का सिलसिला बढ़ जाता और बस चालक बस से उतार कर ये कहता, मैडम जी इतना छुई मुई हो तो अपनी खुद की गाड़ी में चला करो, इस भीड़ में ऐसा ही होगा। मंजूर है तो चलो, वरना यहीं रोड पर खड़े रहो और दूसरी बस का इंतज़ार करो। बहुत मुंह फट होते हैं बस चालक और कंडक्टर, जैसे इनके घर की औरतें तो मानो क्रेटा में घूमती हो। सच पूछिए तो ये हाल सभी शहरों का है, जहां औरतों के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार होते हैं, पर सब चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है और जब पानी सर से ऊंचा उठ जाता है तो खुद के लिए ईएमआई पर स्कूटी या कोई साधन का इंतजाम करती है। सुहानी को ऑफिस पहुंचते पहुंचते 10:30 बज गया। सुहानी दिल्ली के हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में काम करती थी। ऑफिस में पहुंचते ही बॉस पर उसकी नज़र पड़ी। वो सुहानी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, मिस सुहानी, यहाँ पास में ही एक वॉच शॉप है, आप वहाँ जाकर अपनी घड़ी ठीक करवा लीजिए। सुहानी आश्चर्य से बोली, सॉरी सर, पर मेरी घड़ी तो ठीक है। ओहो रियली, तो शायद हमारी घड़ी ही फास्ट हो गई है, क्योंकि हमारी घड़ी में 10:45 बज चुके हैं। सुहानी समझ गई सर उसकी खिंचाई कर रहे हैं। वो नज़रें झुकाकर बोली, सॉरी सर, मैं लेट हो गई। इसमें नई बात क्या है मिस सुहानी, आपका तो ये रोज़ रोज़ का ड्रामा है, पर ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, समझी? जी सर। उनके वहाँ से जाते ही पिंकी, उसके साथ काम करने वाली उसकी सबसे अच्छी दोस्त, फट से बोली, क्या करती है यार, एक दिन तो छोड़ो, हमेशा हमेशा यही कहती है कि आज लेट हो गया, ये काम था वो काम था। घर में तो और भी है ना तेरी, उनको पता है कि तू काम पे जाती है, फिर इतना लेट क्यों हो जाता है तुझे? सॉरी यार, क्या करूं, घर से निकलते ही पिंकी ने पैसे की मांग कर दी, इसी में लेट हो गया। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए अपने चेयर पे बैठने लगी। तभी पिंकी की नज़र सुहानी के गले पे लगे निशान पे पड़ी। वो आश्चर्य से बोली, फिर नया जख्म? तो क्या कल रात फिर? वो आधे बोलकर चुप हो गई। सुहानी शर्म से अपने दुपट्टे को अच्छी तरह उन जख्मों को छुपाते हुए बोली, देख तो अब ठीक है ना, अब तो किसी को नहीं दिखेगा ना? नहीं, पर सुहानी आखिर ये सब कब तक चलेगा? तुम रोहित को मना क्यों नहीं करती हो? अरे छोड़ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज ही एक कंपनी में उसका इंटरव्यू है। जब उसके पास नौकरी हो जाएगी तो वो जुए और सट्टेबाजी पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। वो जुए में हार जाता है, तभी शराब पीकर घर आता है और वो बोलते बोलते थोड़ा हड़बड़ा गई और अपनी हार का गुस्सा तुझ पे उतारता है, यही ना? पिंकी ने गुस्से में कहा। तू भी ना यार, अपने आत्मसम्मान की होलिका जलाना। रोहित कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसे जुए और शराब की लत लग गई है और पैसे की कमी तुझसे पूरी हो जाती, घर की भी सारी जिम्मेदारियां तूने ही उठा ली, तो वो क्यों करेगा जॉब? वो झुंझलाते हुए बोली, ऐसा मत बोल पिंकी, तू देखना आज के बाद वो बदल जाएगा। सुहानी के चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। देख शायद तू जैसा सोच रही है वैसा ही हो, उसका मन रखने के लिए पिंकी बोली। अच्छा चल बता, मेरे लिए लंच में मूंग दाल की पकौड़ी लाई है या नहीं? वो टॉपिक चेंज करते हुए बोली। ऐसा हो सकता है तूने बोले और मैं ना लाऊं। वो अपने पर्स से लंच बॉक्स निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। दोनों हाई फाई करते हुए बोले, तो चल ठीक, लंच में कैंटीन में मिलते हैं, अभी मेरा मीटिंग है, बाय बाय पिंकी। पिंकी के जाते ही सुहानी उसकी बातों में उलझ गई। उसके माथे की रेखाएं सिकुड़ने लगी। सच में रोहित नहीं सुधरेगा तो घर की जिम्मेदारियां, रीना की पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, सासू माँ के आए दिन कुछ न कुछ छोटे मोटे खर्चे, इन सब का क्या होगा? फिर कल को हमारे बच्चे भी होंगे तो उनके भी अलग खर्चे होंगे। ये सब कैसे मैनेज होगा? ओह काश मुझे तुम्हारे बारे में शादी से पहले सब पता रहता, मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता। ये सोचते सोचते वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। सलोनी और रोहित की लव मैरिज थी। बात 3 साल पहले की थी, जब सलोनी दिल्ली में नई नई जॉब करने आई थी। वो एक गर्ल्स लॉज में रहती थी। कहते हैं दिल्ली दिल वालों का शहर है।
यहाँ प्यार भी है और प्यार में धोखे भी, लेकिन कुछ ही लोगों का प्यार मुकम्मल हो पाता है। सुहानी पहली बार अपने परिवार से इतनी दूर अलग रहने आई थी तो थोड़ा एडजस्ट करने में उसे दिक्कत हो रही थी। फिर वो दिल्ली की हर गलियों से अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं थी। एक दिन वो अपने रूममेट की बातों में आकर कुछ सस्ते सामान की लालच में चोर बाजार खरीदारी करने चली गई। दोनों कुछ सामानों की खरीदारी में व्यस्त हो गई। अचानक सुहानी की नज़रें अपने साथ आई रूममेट, जिसका नाम करीना था, उसे ढूंढने लगी, पर वो कहीं नज़र नहीं आई। सुहानी घबरा गई। उसकी घबराहट इतनी बड़ी कि वो इधर उधर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी। फिर उसे फ़ोन भी लगाई, पर उसका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। अंत में उसे डर से रोना आ गया, क्योंकि अंधेरा भी होने को आया था। उसकी ये बेचैनी और परेशानी काफ़ी देर से एक नौजवान लड़का दूर खड़े से देख रहा था। जब उससे नहीं रहा गया, सुहानी के पास जाकर पूछ लिया, आप किसी को खोज रही हैं? सुहानी घबरा कर बोली, नहीं, क्योंकि उसे मालूम था किसी अनजान से बात करना सही नहीं है। आपको कहाँ जाना है? देखिए, आप एक लड़की है और मुझे लग रहा है आपके लिए शहर भी नया है। उस पर से अंधेरा होने वाला है, तो आप मुझे बता दीजिए आपको कहाँ जाना है। मैं आपके लिए टैक्सी बुक करवा देता हूँ, जिससे आप सुरक्षित घर पहुँच जाइएगा। उस नौजवान ने चिंता जताते हुए कहा, मरता भला क्या न करता। सुहानी की जान तो पूरी तरह सूख गई थी, पर टैक्सी वाली बात उसे सही लगी। उसने अपना एड्रेस उसे बताया कि मुझे सेक्टर 3 साउथ फाड़ा जाना है। ओके। उस नौजवान ने तुरंत ही एक टैक्सी बुक कराई और टैक्सी वाले को वहाँ का एड्रेस बता दिया जहाँ सुहानी को जाना था। सुहानी टैक्सी में बैठकर खिड़की से थोड़ा सा सिर बाहर निकालकर बड़े विनम्र भाव से थैंक यू बोली। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस आप सही सलामत घर पहुंच जाइए। आपके परिवार वाले आपकी चिंता कर रहे होंगे। उस युवक ने कहा, वैसे मेरा नाम रोहित है और मैं यही होंडा कंपनी में इंजीनियर हूँ, और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुहानी संकुचाने लगी। तभी रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अजनबियों को नाम बताने का क्या फ़ायदा, और फिर आप कल ही मुझे भूल जाएगी। सुहानी के मन में एक एहसास हुआ, एक तो बेचारा भला इंसान मेरी मदद कर रहा है और मैं इसे अपना नाम भी नहीं बता रही। दिस इज़ नॉट फेयर। वो धीरे से बोली, सुहानी। सुहानी, ठीक है सुहानी जी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। चलिए बाय। ये कहकर टैक्सी वाले को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद वो सही सलामत अपने लॉज पहुंच गई। इस घटना के बाद वो अपने रूममेट से थोड़ी सतर्क हो गई थी, क्योंकि उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के मिलने के चक्कर में अपना फ़ोन इंगेज कर दी थी। वो सोची, अगर वो अनजान आदमी मेरी मदद न करता तो मैं क्या करती। ये सोचकर वो डर जाती और रोहित के लिए अपने मन में एक अलग ही भला मानुस की छवि बना लेती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात दोबारा मार्केट में हुई। फिर कॉफ़ी पीने की बात हुई। उसके बाद मोबाइल नंबरों का सिलसिला, मोबाइल से मिलने की बात, बातों का सिलसिला जारी हुआ। ये सिलसिला कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर तो बात शादी तक पहुंच गई। ये सारी बात जब सुहानी ने अपने परिवार वालों से कही तो उसके माता पिता रोहित से और उसके परिवार वालों से मिलना चाहते थे, शादी के लिए कुंडलियां मिलाना चाहते थे। जब सुहानी के पिता ने कुंडली देखी तो वो आश्चर्य से बोले, ये शादी कभी नहीं हो सकती। पर क्यों पापा? क्योंकि तुमने शायद लड़का का सरनेम नहीं पढ़ा। लड़का का पूरा नाम रोहित गुप्ता है और तुम्हारा पूरा नाम सुहानी झा है। हम ब्राह्मण हैं और वो। पर पापा, आप भी अब कोई कास्ट नहीं देखता है, पर हम देखते हैं, क्योंकि हमें और भी बच्चों की शादी अपनी बिरादरी यानी कि कास्ट में करनी है। तुम अपने बिरादरी के बाहर शादी करोगी तो लोग हम पे थू थू करेंगे, हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। इसी तरह 2 दिनों तक घर का माहौल बहस का ही बना रहा। सुहानी ने बहुत कोशिश की अपने परिवार वालों को मनाने की कि वो रोहित से प्यार करती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। शायद माँ मान भी जाती, पर पापा ने बिल्कुल ही मना करके रखा था कि वह रोहित से उसकी शादी किसी भी शर्त में नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी फैसला यही है कि तुम्हें रोहित से शादी नहीं करनी है। कुछ ही दिनों के बाद
सुहानी और रोहित ने मंदिर में शादी कर ली। सुहानी के इस तरह शादी कर लेने से उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। अब उसका मायका हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। इधर सुहानी और रोहित की शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। 6 महीने बाद रोहित की माँ और छोटी बहन भी गांव से उसके पास रहने आ गए, क्योंकि रोहित की छोटी बहन रीना को बीकॉम की पढ़ाई पूरी करनी थी। तो रोहित और सुहानी ने 1 BHK फ्लैट से 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब परिवार की जिम्मेदारियां और खर्च दोनों बढ़ने लगे। और बड़े क्यों नहीं, परिवार के सदस्य जो बड़े हैं, खर्चे तो लाजमी है ना। धीरे धीरे रोहित का नेचर भी थोड़ा बदलने से लगा था। रोहित को सट्टे और जुए की लत थी, जिसे उसने सुहानी से शुरू से छिपा लिया था, पर पीने की आदत उसे बताया था। हाँ, कभी कभार थोड़ा चलता था तो उससे सुहानी को कोई भी आपत्ति नहीं थी। पर शादी के 9 महीने बाद जब सुहानी को उसके इस जुए की लत के बारे में पता चला, तो वो खुद को प्यार के नाम पर ठगा हुआ महसूस करने लगी। वो बार बार रोहित को इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए बोलती, पर वो हर बार यही कहता रहा, अच्छा इस बार सट्टे में मेरा बहुत पैसा लगा है, ये जीत गया तो छोड़ दूंगा। पर जीतने के बाद और ज़्यादा पैसे दुगना करने की लालच। उस पर से चापलूसों की इस दुनिया में कमी कहाँ है। दोस्त हो या दुश्मन, यही चाहते हैं कि मेरा कंपटीटर नीचे गिर जाए और मैं उसकी पीठ पर पैर रखकर ऊपर उठ जाऊं। रोहित से सुहानी ने कभी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो जिससे प्यार करती थी, जिसके लिए उसने अपने माँ बाबा के खिलाफ जाकर शादी की थी, वो इंसान उससे झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ेगा। धीरे धीरे रोहित को जुए की आदत बद से बदतर होने लगी। अब उसकी नज़र सुहानी के गहनों पर पड़ गई। इन सब आदतों से कंपनी ने तो पहले ही रोहित को जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि वो टाइम पर कंपनी नहीं जाता था। जब जाता था तो हमेशा शराब के नशे में रहता था। एक दिन तो उसने कंपनी की कार डील करके सारा पैसा सट्टे में लगा दिया और हार भी गया। तो कंपनी वालों ने उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इन सब का खामियाजा सुहानी को भुगतना पड़ा। उसकी ज़िंदगी नरक के समान हो गई, क्योंकि जब भी वो जुए में हार कर आता तो शराब के नशे में अपनी हार का गुस्सा सुहानी के शरीर पर निकालता था। वो उसके बदन पे अपने नाखूनों और दांतों के निशान छोड़ देता और सुबह होते ही रात की सारी बात भूलकर मगरमच्छ के आंसू निकालकर सुहानी के पैरों पर गिरकर माफ़ी भी मांग लेता। कहता था, मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं बेकार हो गया हूँ। मुझे शर्म महसूस होती है, अपनी मर्दांगनी पर भी शक होता है कि मैं घर में बैठा हूँ, तुम दिन भर घर के बाहर और अंदर काम करती हो। लालत है मुझ पर। और सुहानी उसकी बातों पर मोम के समान पिघल जाती थी और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना दर्द भूल जाती थी। पर यह सब तो रोज़ का ड्रामा था। सुहानी को लगता था कि जब रोहित का जॉब लग जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। अचानक उसका ध्यान टूटा। घड़ी में 12 बजे का अलार्म बजा। वो तुरंत ही रोहित को फ़ोन लगाई। स्विच ऑफ। हो सकता है इंटरव्यू में होगा, इसलिए मोबाइल ऑफ कर दिया होगा। अच्छा, रीना को कॉल लगाती हूँ। वो जिज्ञासावश पूछी, हाँ रीना, तुम्हारे भैया इंटरव्यू के लिए चले गई क्या? भाभी, मैं तो आपके जाने के बाद 10 बजे ही कॉलेज चली आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी रीना तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। वो फ़ोन रखते ही सोचने लगी, पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ इंटरव्यू में। अब सुहानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये जॉब मिल जाए उसे, फिर मेरी चिंता दूर हो जाएगी। इसी तरह शाम 7 बजे वो घर पहुंची। जब रोहित से जॉब के बारे में पूछी तो उसने फट से कहा, नहीं मिली। नहीं मिली बस। सुहानी ने जिज्ञासा पूछी, कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। तो वो झुझलाकर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे कहाँ ना, नहीं मिली। मैं वहाँ 1 घंटे लेट से पहुँचा, तब तक इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। मेरे पास मेरी बाइक थोड़ी ही है कि तुरंत पहुँच जाता। बस में गया था तो लेट हो गई। और ऐसे भी ये इंटरव्यू वगैरह इन सब लोगों के सिर्फ चौंचले हैं। असल में उन लोगों ने ज़रूर अपने किसी रिश्तेदार को पहले से ही जॉब पे रख दिया होगा। मैं सब जानता हूँ। सुहानी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी इस बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर में कलह ही होगा और माँ तथा रीना यही सोचेगी कि मैं उनके कारण ही लड़ रही हूँ। तो चुप ही रहना अच्छा होगा।
सुहानी कई बार अपने ऑफिस के लोगों से पूछ पूछ कर रोहित के लिए जॉब का ऑफर लाती, पर हर बात रोहित या तो समय पर नहीं पहुंचता या इंटरव्यू लेने वाले से बहस करके वापस लौट जाता। सुहानी ने उसे बहुत समझाया, पर उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि थोता चना बाजी घना, यही कहावत यहाँ सटीक बैठती है। सुहानी की हर कोशिश अब बेकार होती जा रही थी और इसी बीच उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर रोहित, उसकी माँ और रीना सब बहुत खुश हुए। खुश हो भी क्यों नहीं, घर में नन्हा मेहमान जो आने वाला था। 3 महीने पूरे हो चुके थे। अब तो सुहानी का शरीर थोड़ा उभरा हुआ सा नजर आने लगा था। उसकी दोस्त पिंकी अब उसे अपनी कार से ऑफिस लेने आती थी और घर भी छोड़ती थी। उस रात भी वो ऑफिस से आकर थोड़ी वीकनेस के कारण जल्दी खाना खाकर सो गई थी कि 12 बजे रोहित अपने रोज के अड्डे से जुए में हार कर शराब के नशे में अपने कमरे में घुसा और हमेशा की तरह वो सलोनी पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। वो दर्द से जितना चिल्लाती, अपना हार का गुस्सा उस पर उतना ही ज़्यादा उतारता। अंत में वो बेहोश हो गई और सुहानी के शरीर को वो हौसी की तरह नोचकर मन भर जाने पर सो गया। सुबह जब सुहानी की आंख खुली तो उसका माथा घूम रहा था, उसके पेट में जोर से दर्द हो रहा था। वो उठ भी नहीं पा रही थी। जब वो कोशिश करके उठने लगी तो बेड की चादर खून से रंग चुकी थी। वो नाकाम कोशिश करती रही रोहित को उठाने की, पर वो नशे की हालत में बेहोश सोया पड़ा था। वो बेड से सटे टेबल पे आकर अपना मोबाइल उठाई और पिंकी को जल्दी से जल्दी अपने घर आने को बोली। सुहानी के दर्द भरे आवाज़ सुनकर पिंकी जल्दी से अपनी कार लेकर उसके घर आ गई। वो घर में घुसते ही रीना से सुहानी के बारे में पूछी। रीना आश्चर्य से बोली, भैया भाभी तो अभी सो रहे हैं। पिंकी हड़बड़ाकर सुहानी के बेडरूम का दरवाज़ा पीटने लगी। सुहानी तुम ठीक हो, दरवाज़ा खोलो। चूँकि पिंकी ही दुनिया में सुहानी की एक ऐसी दोस्त थी या कहें कि हमदर्द थी, जिससे वो अपने मन की हर बात शेयर करती थी, यहाँ तक कि रोहित के बदलते स्वभाव के बारे में भी। तो पिंकी को सुहानी की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी। तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? सुहानी, सुहानी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उधर कमरे में सुहानी पेट दर्द से बेड से उठ ही नहीं पा रही थी और रोई जा रही थी। वो पूरी तरह खुद को लाचार और बेबस समझ रही थी, पर उसने कोशिश करके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब सुहानी की हालत देखकर दंग रह गए। उसके कपड़े पूरी तरह खून से सने थे। वो वहीं बेहोश हो गई। पिंकी ने रीना और उसकी सास और कुछ लोगों की मदद से सुहानी को उठाकर कार में बिठाया। फिर उसकी सास भी उसके साथ हॉस्पिटल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने तुरंत उसे एडमिट कर लिया। थोड़ी देर में अल्ट्रासाउंड से पता चला कि सुहानी ने अपना बच्चा खो दिया। उसका गर्भपात हो चुका था और अब उसकी भी हालत बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये एक रेप केस था। पिंकी ने भी गुस्से से डॉक्टरों का पक्ष लिया और पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस बस सलोनी के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी, पर डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ताकि उसे ज़्यादा पेन न हो। पुलिस के जाने के बाद कुछ घंटों के बाद सुहानी को होश आ गया। उसकी सास सबसे पहले उसे देखने आई और बातों ही बातों में बता दी कि यहाँ के डॉक्टरों और तुम्हारी दोस्त ने रोहित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दिया। अब वो लोग तुम्हारी गवाही के बाद रोहित को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। देख बेटी, मैं मानती हूँ उसने तेरे साथ जो किया वो सब गलत है, पर तू ही सोच, ये तो पति पत्नी के बीच की आपस की बात है, और अगर वो जेल चला गया तो सोच मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। अभी तो उसकी शादी भी बाकी है और इस दुनिया में रोहित के अलावा हमारा कोई नहीं। इस माँ पर एक उपकार कर दे, ये केस मत कर। मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, मैं उसे रास्ते पे लाऊंगी, पर ये सब भूल जा। सलोनी एक टक से अपनी सास को अपने आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देख रही थी। उसने अपनी पलकों को बंद कर लिया तो मानो आंखों से आंसुओं की लड़ियां निकलने लगी। सुहानी की जुबान खामोश थी, पर मन पूछ रहा था कि माँ, उस वक्त आप कहाँ थी जब आपका बेटा मुझ पर जुल्म कर रहा था? उस वक्त तो मेरे शरीर पर आपको कोई जख्म नज़र क्यों नहीं आ रहे थे?
मेरी चीखें चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्यों नहीं आप अपने बेटे से सवाल की? आपके और मेरे कमरे के बीच मात्र एक दीवार ही तो थी, तो आपने क्यों नहीं प्यार भरी हाथ मेरे सर पर रखा? क्योंकि बेटा आपका अपना खून था और मैं पराई घर की थी, तो आपने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज मैं भी अपने अजन्मे बच्चे का खून देखी हूँ, जिसे आपके बेटे ने अपने हवस से मार डाला। मुझ पर क्या बीत रही है, ये आप क्यों नहीं समझ रही? यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है दोस्तों, कि पराए घर से आई लड़की हमेशा पराई ही रहती है। ससुराल में उसे हमेशा पराए घर का होने का ताना मिलता है, भले ही वो अपना सर्वस्व क्यों न ससुराल पर न्यौछावर कर दी। लोग कभी बेटों को छोड़कर बहुओं का साथ नहीं देंगे, और यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का। सलोनी अपनी आंखें खोली और बोली, माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप रीना को भी चुप रहने के लिए कहेंगे? उसकी सास सवाल सुनकर कमरे से बाहर चली गई। तभी थोड़ी देर में रोहित मगरमच्छ के आंसू लेकर उसके पास आया और सुहानी का हाथ पकड़कर अपने गाल पर मारने लगा। मुझे मारो, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल में सड़ने के लिए भिजवा दो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं आज से तुमसे वादा करता हूँ कि कभी जुआ नहीं खेलूँगा, ना ही शराब को हाथ लगाऊँगा, तुम्हारे सर की कसम। बस एक बार माफ़ कर दो। सुहानी उसे मासूमियत से देख रही थी। तुमने तो मेरे प्यार की भी लाज नहीं रखी। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर आई थी, पर तुमने तो प्यार के नाम पर हर दम मुझे ही छला है। कई बार मेरे सर की झूठी कसम खाई है, और हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। अब मुझे तुमसे किसी सुधार की कोई उम्मीद लगाना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी पुलिस के साथ पिंकी कमरे में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने रोहित को देखते ही कहा, आप कमरे से बाहर जाइए, मुझे मिस सुहानी का बयान लेना है। रोहित के तो होश उड़ गई। बयान? मैं इनका पति हूँ। वो पूरी बात बोल भी नहीं पाया था कि पिंकी ने कहा, तुम्हें इसका पति बोलते हुए शर्म नहीं महसूस हो रहा? इंस्पेक्टर साहब, आज सुहानी की ये हालत इसी कमीने नीच की वजह से हुई है। आप इसे गिरफ्तार कीजिए और उम्र कैद की सज़ा दिलवाइए। मानो पिंकी की आंखों से आग बरस रहा हो, सुहानी ने पिंकी को चुप कराने का इशारा करते हुए बोली, पिंकी, तुम मत बोलो। पिंकी गुस्से से, सुहानी, अभी नहीं बोलेगी तो कब बोलोगी? इतना कुछ होते हुए भी तुम मुझे चुप रहने को कैसे बोल सकती हो? मेरी बीवी को तुम ही हमेशा भड़काती हो। आज तुम्हारे कारण ही मेरा परिवार टूट जाएगा। रोहित चिल्लाकर बोला। इंस्पेक्टर अपना डंडा रोहित को दिखाते हुए बोले, तुम साले अगर गुनाहगार निकले ना तो देख तेरे ऊपर कितने सारे चार्ज लगाकर सारी उम्र तुझे कैसे जेल की रोटी खिलाता हूँ। औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। बस तेरे खिलाफ सुहानी को बयान तो देने दे, फिर तेरे अंदर की गर्मी मैं बाहर निकालता हूँ। अभी बाहर जाकर बैठ। उसके जाते ही सुहानी ने अपना बयान दिया। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला और रोहित के पास जाकर बोला, आज के बाद तुम मिस सुहानी के आसपास भी नज़र आए तो कसम इस वर्दी की, तेरे ऊपर इतने चार्ज लगाऊंगा कि तेरी अगली सारी पुश्ती औरत पर हाथ उठाना भूल जाएगी। और अब फ़ौरन यहाँ से अपनी माँ को लेकर दफ़ा हो जा। पर सर, वो मेरी बीबी है, तू यहाँ से जाता, इंस्पेक्टर ने हुल देते हुए कहा। रोहित हड़बड़ाकर माँ के साथ वहाँ से निकल गया। कमरे के अंदर पिंकी सुहानी को अपनी नाराज़गी बताते हुए बोली, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया, उसे यूं ही छोड़ दिया। तू नहीं जानती, रोहित जैसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, तभी वो सुधरेंगे। नहीं तो वो कल फिर किसी और लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसके अस्तित्व के साथ खेलने लगेंगे। तू क्या चाहती है? एक और सुहानी पैदा हो जाए। आज भले ही सुहानी की आंखों में आंसू थे, पर उसने तय कर लिया था कि वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी और अपने स्वाभिमान को किसी और के सामने झुकने भी नहीं देगी। आखिर उसका भी अस्तित्व है। वो दर्द भरी मुस्कुराहट से बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और सुहानी बने। उसके किए की सज़ा उसकी माँ और बहन को क्यों मिले? उनका क्या कसूर? संसार में रोहित के अलावा
उनका कोई और सहारा नहीं। और फिर रीना तो मेरी छोटी बहन जैसी है, अभी उसकी शादी भी बाकी है। तो मैंने इन दोनों के खातिर रोहित को माफ़ कर दिया, पर मेरे साथ जो उसने किया है उसकी माफ़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। इसी तरह एक हफ्ते बाद सलोनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। फिर वह रोहित के घर गई, साथ में पिंकी और वकील साहब भी थे। वो अपने सजाए हुए उस आशियाने को एक नज़र देखने लगी। कितनी हसरतों से सजाया था मैंने अपने इस आशियाने को, हर चीज़ मेरी पसंद की थी। वो कमज़ोर पड़ने लगी। फिर अचानक रोहित पर नज़र पड़ी। वो उसे देखकर कुछ सोचने लगी। अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, वकील साहब पेपर दीजिए। वकील से पेपर लेकर सुहानी पेपर रोहित की ओर बढ़ाते हुए बोली, इसे लो और साइन कर दो। जब रोहित ने पेपर देखा तो डिवोर्स पेपर, आश्चर्य से बोला, पर क्यों? तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था ना। मैंने सिर्फ तुम्हें जेल नहीं भेजा, पर सज़ा तो तुम अब पूरी ज़िंदगी काटोगे मुझे खोकर, क्योंकि तुमने मेरे ख्वाबों के घरौंदों को अपनी जुए और सट्टे के दांव पे लगा दिया। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक शरीर थी जिसे तुम हर रात तार तार करते थे। तुम्हें सिर्फ मेरी कमाई के पैसे और मेरा शरीर चाहिए था। मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ रोहित, तुम कभी नहीं बदलोगे। ना ही तुम अच्छे पति बन पाए और ना ही अच्छे इंसान। मैंने तुम्हारी हर गलतियों को नज़रअंदाज किया। तुम घर में बैठे रहे, मैं कमाकर तुम्हारे परिवार को खिलाती रही। मेरे मेहनत की कमाई तुम मिनटों में जुआ में उड़ा देते। मैंने तुम्हारी हर जिम्मेदारी को अपना समझकर उसे ईमानदारी से निभाया, पर तुमने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारी इंसानियत मर चुकी थी। तुम एक जानवर में तब्दील हो चुके और अब मैं किसी जानवर के साथ नहीं रह सकती। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। अब बहुत हो चुका। मैं तुम्हें इस शादी के बंधन से आज़ाद करती हूँ। तुम चाहो जैसे अपनी ज़िंदगी बसर करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपने माता पिता की बात नहीं मानकर। मुझे तुमने बहुत बड़ा सबक दे दिया और मेरी नादानियों का ही असर था कि तुमने मेरे आत्मसम्मान और अस्तित्व को तार तार कर दिया है। एक औरत के लिए उसका आत्मसम्मान और अस्तित्व ही सब कुछ होता है, जिसे तुमने कब का मिट्टी में मिला दिया है। तो अब मैं अपनी खोई हुई अस्तित्व को फिर से लाना चाहती हूँ और पूरे आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जीना चाहती हूँ। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और अपनी ज़िंदगी अपने पैमाने से जियो। आज सुहानी का ये रूप देखकर रोहित के होश उड़ गए। कल तक जो उसकी हर मनमानी को सहा करती थी, आज वो काली का रूप धर चुकी थी। रोहित को कुछ समझ नहीं आया और वह कुछ नहीं बोल पाया। सलोनी अपने वकील को बोली, वकील साहब डिवोर्स पेपर पर साइन करवा कर कोर्ट में जमा कर दीजिएगा और जब कोर्ट में डेट पड़ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रोहित सुहानी को देखते ही रह गया और वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको सुहानी का फैसला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और सिर्फ अपने फ़ोन से 1 से 2 घंटे काम करना चाहती हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जिसमें आप घर बैठे 1 से 2 घंटे मोबाइल से काम करके अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और हाईलाइट चेक कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसमें हम काम करते हैं और लाखों महिलाएं घर बैठ के इनकम कर रही है। तो अगर आपको भी करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।